हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। बिहार डीएलएड तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी एग्जाम है आप इसको क्वालिफाई करोगे अगर इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपके सामने में, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो भैया वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये वही मौर्य वंश है, मौर्य वंश का जिसका स्थापना CM यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से किया था? तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किया था। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग से कुछ क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको पुष्यमित्र सिंह से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। तो पुष्यमित्र सिंह जो था दोस्तों, मौर्य वंश को खत्म करके एक नए वंश को प्रचलन में लाया, जिसको नाम दिया शुंग वंश। यानी शुंग वंश का स्थापना कहेगा कौन किया है? तो शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया है। ठीक, अब पुष्यमित्र शुंग का पूछेगा कि दरबारी कवि कौन था? तो आपको याद रखना, पुष्यमित्र सिंह का दरबारी कौन है? पतंजलि। अब वही पतंजलि जिसका रामदेव बाबा से कोई लेना देना नहीं है। पतंजलि, ये वो पतंजलि है पुराने ज़माने का जिसका किताब का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। और इस पुस्तक से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शुंग वंश के राजा ने क्या किया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ चलवाया था। क्या चलाया था? अश्वमेध यज्ञ चलवाया था। ये बात आपको याद रखना है। और ये शुंग वंश जो था कंप्लीटली ब्राह्मण वंश था। चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, एक प्रश्न और आपको बताता हूँ। पुष्यमित्र सिंह ने एक स्तूप का निर्माण किया था, भरहूत का स्तूप। भरहूत का स्तूप कहेगा कौन बनवाया था? तो आपको क्या बताना है कि पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लाया गया था? यानी कि सती प्रथा को बैन किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है कि लॉर्ड विलियम बेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सती प्रथा को बैन कब किया गया था? 1829 में पाबंदी लगा दिया गया। और कहेगा कि किसकी सहायता से किया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। ठीक है, तो ये रहा सती प्रथा। अब मैं कुछ और भी प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को आपको याद रखना है। सती प्रथा का डेट पूछे कब हुआ था? सती प्रथा तो आपको अभी जस्ट बतेबे किए हैं कि सती प्रथा 1829 लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, फिर ठगी प्रथा का शुरुआत कहेगा कब हुआ था? तो ठगी प्रथा की शुरुआत 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 30 में हुआ था। ये भी पूछेगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये भी लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में हुआ था। फिर उसके बाद में आता है दास प्रथा। क्या आता है? दास के विधि विरुद्ध घोषित किस अधिनियम में किया गया था? दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित विधि विरुद्ध घोषित 1833 के भारत परिसर अधिनियम के तहत किया गया। भारत परिसर अधिनियम के तहत किया गया। ये बात आपको याद रखना है। मानव बलि प्रथा पूछे कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि मानव बलि प्रथा 1844। ये सब प्रश्न पूछा जाता है आपसे। मानव बलि प्रथा कब? 1844। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का अंत कब हो गया था?
तो दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1843 में। कब हुआ था? दास प्रथा का जो अंत था, दास प्रथा, इसका जो अंत हुआ 1843 में। याद रखना दोस्तों, 1843 से हम लोग देश में संडे के दिन, प्रत्येक दिन छुट्टी क्यों मनाते हैं संडे को, ये लागू कब हुआ है? 1843 से। आपको ये बात याद रखना है। चलिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना हुई? टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि आप जानबे करते हैं ये जो तुलुब वंश है, सुलुब वंश है, संगम वंश है, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु, ये सब जो है विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर में टोटल 4 वंश हुआ था, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। लेकिन जो अब मैं आपको बताता हूँ टीपू सुल्तान से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्रेश में आपको मैं बता रहा हूँ कि आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1767 से 69 तक चला। कब तक चला? 1767 से 69 तक चला। ठीक है। इस समय, हाँ, इसमें कौन जीता? इसमें दोस्तों याद रखना कि मैसूर जीता। कौन जीता? मैसूर जीता। और अंग्रेज क्या हुआ? इंग्लैंड क्या हुआ? हारा। हारा तो एक संधि हुआ, इसी संधि को हम लोग कहते हैं मद्रास की संधि। क्या कहते हैं? मद्रास की संधि। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो आपको क्या बताना है? मद्रास की संधि बताना है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ। 1767 से 1769 के बीच में हुआ। और एक तरफ था, कौन था? टीपू सुल्तान था। एक तरफ टीपू सुल्तान था और एक तरफ ब्रिटिश था। और इसमें क्या होगा? इसमें ब्रिटिश का जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? बरलास्ट। ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या था? बरलास्ट। बरलास्ट। और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुआ। मद्रास की संधि के तहत हुआ। ये तो हो गया सेकेंड। थर्ड मैसूर युद्ध, थर्ड मैसूर युद्ध में क्या होता है कि थर्ड मैसूर युद्ध जो होता है वो 1790 से 92 होता है। 1790 से 92 के बीच होता है। और इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लड़ता है? कॉर्नवालिस लड़ता है। और यह युद्ध समाप्त जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। कौन? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और याद रखना कि ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई। किसका हार हुआ? टीपू सुल्तान की हार हुई। टीपू सुल्तान का आप एक कथन याद रख सकते हो कि टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 दिन भेड़िए के जैसा जीवन बिताने से अच्छा है कि एक दिन शेर के जैसा जीवन जीना। तो ये बात कौन कहा था? तो आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान ने कहा था। और अंग्रेजों को पहली बार अगर कोई हराया था तो हैदर अली हराया था, जो टीपू सुल्तान का पिता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, भारत में उपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को कालक्रम में अवस्थित करें। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कालक्रम, आप इनको सजाइए फटाफट। देखिए संथाल विद्रोह, हम लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। इसका नेता कौन था? सिद्धू और कानू। 100 से संथाल, 100 से सिद्धू और कानू। तो 1855 से 56 ये आपका हो जाएगा। फिर क्या दिया है? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 74 तक चला था। ये कब चला था? 1772 से 74 तक चला था। फिर है बेल्लोर सिपाही विद्रोह। तो बेल्लोर सिपाही विद्रोह आपका 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। और लास्ट पूछा है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह आपका हुआ 1831 से 32 में। ठीक, आप इसको सजा लीजिए, देख लीजिए कैसे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? 2 3 4 1, 2 3 4 1। हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अच्छा, कोल विद्रोह का अगर पूछ लेता कि नेता कौन था, तो कोल विद्रोह का नेता याद रखना दोस्तों, बुद्धो भगत था। कौन था? बुद्धो भगत था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था? तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच
पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यह पूना समझौता दोस्तों पूछा जाता है यह कहाँ हुआ था? पुणे के यरावदे जेल में। कहाँ हुआ था? पुणे के यरावदा 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 जेल में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल जो है ना आजकल के एग्जामिनर काफ़ी हाई पूछता है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पूना समझौता में महात्मा गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था? तब आपका आंसर क्या आएगा? तो आप लोग बताओ गांधी जी के कितने बेटे थे? तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, हरिया ने मनिया को रामलाल से देवलाल बना दिया। तो क्या हो जाएगा? देवदास। तो 4 बेटा था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इसी का ट्रिक था, हरिया ने मनिया को रामलाल से देवदास बना दिया। तो इन्होंने क्या किया था? साइन किया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो हम सब जानते हैं कि इसका प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया है। और कब किया गया है? 1920 में। 1920 में। और हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को हम लोग बंगाल का लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब का शेर कहते हैं। पंजाब का शेर कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कहेगा प्रथम सचिव। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम सचिव जब पूछ लेगा कि प्रथम सचिव कौन था, प्रथम सचिव बता दो तो फंसना नहीं है। तो प्रथम सचिव आपको याद रखना है चमन लाल। कौन था? चमन लाल। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। और MN राव से याद रखना कि MN रॉय जो है 19, यहाँ से क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। MN राय जो है 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। इसका कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया 1925 में। कहाँ किया था? कानपुर में किया था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने में, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है, कब किया गया था? यहाँ हो जाएगा पुनः कब किया गया था? शुरू तो हुआ था 12 मार्च को, लेकिन उसको टाइम दिया गया था कि अगर हमारी बात को 29, हाँ क्या बताया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले जानिए कि शुरू कब हुआ था। 12 मार्च 1930 को। ठीक, फिर कहेगा पुनः प्रारंभ। पुनः शुरू कब हुआ? 29 दिसंबर 1931। 29 दिसंबर 1931 को हुआ। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से बंद कब हुआ? पूर्ण रूप से बंद कब हुआ? तब आपको बताना है अप्रैल 1934। अप्रैल 1934। तो ये आपका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ और एक एक प्रश्न को समझाने की गारंटी हमारी है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? राजस्व संग्रह के लिए किस विभाग का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। तो हम लोग सब जानते हैं कि दीवान, सबसे पहले देखते हैं कि दीवान ए बंदगान क्या है। तो दीवान ए बंदगान भैया यह दास विभाग है। क्या है? यह दास विभाग है। दास विभाग है किसके समय का? फिरोज शाह तुगलक का। FST, फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है। फिर आपको याद रखना है दीवान ए मुश्तक राज। दीवान ए मुश्तक राज जो है दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी का वित्त विभाग है। तो यही है राजस्व संग्रह, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? वित्त विभाग। क्या कहते हैं? वित्त विभाग कहते हैं। तो दीवान ए मुश्तक राज जो है, यही क्या है? इसका वित्त विभाग था। वित्त विभाग था। ये बात आपको याद रखना है। और ये किसका था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी का है। लेकिन और भी कुछ आपसे पूछा जाता है जो आपको बताना होगा कि अब ये बताओ कि दीवान ए अमीर को ही क्या था? दीवान
दीवान ए अमीर को ही। चलिए फ्रेश में मैं आपको बताता हूँ। दीवान ए अमीर को ही, ये क्या था? तो दीवान ए अमीर को ही आप बताना है तो आपको बताइए कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। फिर पूछेगा दीवान ए बंदगान क्या था? दीवान ए बंदगान आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। फिर पूछेगा और ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक का दास विभाग था। दास विभाग था। फिर पूछेगा दीवान ए खैरात क्या है? दीवान ए खैरात क्या है? तो दीवान ए खैरात याद रख लेना कि यह दान विभाग है। क्या है? दान विभाग है, जो किसके समय का है? FST फिरोज शाह तुगलक के समय में है। ये बात आपको याद रखना होगा। दीवान ए इस्तिहाक पूछेगा क्या है? तो बताना है पेंशन विभाग है। यह किसके ज़माने का है? तो फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से जाकर वीडियो को PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।